हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीपीएससी क्लासेस। यूपीपीएससी क्लासेस में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा पीसीएस का आज टेस्ट सीरीज में लेके आया हूँ। दोस्तों, यूपीपीएससी क्लासेस को आपने अभी तक अगर जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन हो जाए यूपीपीएससी क्लासेस को और अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। चलिए देख लेते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। स्टार्ट करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। इसमें पहला प्रश्न हमारा है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया है। कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा इसको समाप्त किया गया है? चलिए देखते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त किया गया है। ऑप्शन बी है 1982 में 46वां संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है। ऑप्शन सी है 1973 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन पीसीएस में भी पूछा गया है, 3-4 बार यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है। तो यह ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब संविधान लागू हुआ था तो इसमें आपके 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन अब चूंकि ये 44वां संविधान संशोधन करके संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त करके इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया है, जिससे अब यह आपके पास 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। तो यह मौलिक अधिकारों की संख्या आप जानते रहिए। पीसीएस और यूपीपी में एक बार पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो आपको 6 टिक करना है। तो इसमें देख लेते हैं 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार को सूची से हटा करके भाग 12 के अध्याय 4 में यानी अनुच्छेद 300 के काम में रख दिया गया। अब यह एक संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार रह गया है, ना कि मौलिक अधिकार। तो यह इंपॉर्टेंट है, इसको आप जानते रहिए क्योंकि पूछा भी गया है पीसीएस 2014 में कि संपत्ति का अधिकार अब कौन सा अधिकार है, तो ये कानूनी अधिकार है। अब संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है या विधिक अधिकार है जिसका विनियमन साधारण विधियों को बनाकर किया जा सकता है। इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जानते रहिए इतनी चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, लोकसभा का नेता कौन होता है? इसमें दिया गया है ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी अध्यक्ष, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह आप जान सकते हैं, एक नॉर्मल प्रश्न है, लेकिन चलिए देख लेते हैं इसके पीछे का क्या पूरा प्रोसेस क्या है। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर प्रधानमंत्री। लोकसभा के बहुमत दल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री को चुना जाता है लोकसभा के बहुमत दल की सीट को। आर्टिकल 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के जो नेता होते हैं उनको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। किसी भी सदन का जो नेता होता है उस सदन का सदस्य ही होता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं है तो लोकसभा में सदन का नेता ही किसी वरिष्ठ मंत्री को बनाया जा सकता है जो लोकसभा का सदस्य हो। चलिए जान लेते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा इसमें चर्चा में रहा है क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा होता है। लोकसभा निम्न सदन होता है और राज्यसभा आपका उच्च सदन होता है। भारतीय संसद का निचला सदन होता है लोकसभा। भारतीय संसद की ऊपरी सदन राज्यसभा होती है। लोकसभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा गठित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार सदन में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 तक हो सकती है, जिसमें से 530 सदस्य विभिन्न राज्यों और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करके चुने जाते हैं। और सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में राष्ट्रपति यदि चाहे तो 2 प्रतिनिधियों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। वही एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है। और 25 जनवरी 2020 के बाद एंग्लो इंडियन को रिजर्वेशन जो है वो बढ़ाया नहीं गया, इसकी वजह से ये समाप्त किया गया था। तो इसी वजह से 2 प्रतिनिधियों को लोकसभा में अब मनोनीत नहीं किया जा सकता क्योंकि अब ये खत्म हो चुका है। 552 की जगह 550 रह गए हैं। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ये 3 कथन दिए गए हैं, उसके बाद में ऑप्शन है। ध्यान से देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह अपने निर्वाचन के समय में वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। और तीसरा है, यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा।
तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं केवल पहला दूसरा सही है, ऑप्शन बी है केवल पहला दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन सी है केवल तीसरा सही है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल तीसरा सही है। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित कर सकता है। तो ये आपका केवल तीसरा सही है। चलिए देख लेते हैं निष्कर्ष इसका। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने बीच में ही किसी सदस्य को जो होते हैं सदस्य उसी में से एक को चुना जाता है। साथ ही लोकसभा के सदस्यों ही प्रस्ताव रखते हैं, प्रस्ताव पारित करके उसे हटा सकते हैं। आर्टिकल 94 के खा में दिया गया है के तहत वह त्यागपत्र दे सकता है और अपने त्यागपत्र में लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपना होता है। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है उपाध्यक्ष के बारे में, इसको आप जान लीजिए। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अथवा राज्यसभा के विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित करने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य है। दूसरा कथन क्या कहता है, भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं केवल पहला, केवल दूसरा, केवल पहला और दूसरा, ना तो पहला और ना ही दूसरा। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ना तो पहला और ना ही दूसरा। इसमें 50% से कम पाना कोई अनिवार्य नहीं है, तो ये आप जानते रहिए। और इसमें भी बहुमत दल का नेता को चुना जाता है, उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल आप इसको देखते रहिए, ऑप्शन डी राइट ना हो जाएगा। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में है, भारत की लोकसभा अथवा राज्य विधानसभाओं के चुनाव फास्ट फास्ट द पोस्ट जिसे कहा जाता है पद्धति के आधार पर कराए जाते हैं। इसके तहत देश के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। क्षेत्र विशेष के मतदाता एक उम्मीदवार के लिए एक मत देते हैं और सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार के लिए 50% मत प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है, अतः कथन पहला गलत हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के प्रावधानों के तहत लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। ऐसी परंपरा रही है कि अध्यक्ष सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन के सदस्य तथा उपाध्यक्ष विपक्षी पार्टी का सदस्य होता है, अतः कथन दूसरा भी गलत है। इस प्रकार से हम डी देख सकते हैं कि पहला और दूसरा दोनों गलत है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमारा है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है। तो यह देख लेते हैं किस संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है। इसमें ऑप्शन ए है हमारा 331, ऑप्शन बी है 339 और ऑप्शन सी है 330 और ऑप्शन डी है 333। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी 333। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों को नियुक्त करने के लिए आर्टिकल 337 के तहत दिया गया है। चलिए देखते हैं इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 के अनुसार यदि किसी राज्य के राज्यपाल की राय में उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह उस विधानसभा में उस समुदाय का एक सदस्य नाम निर्देशित कर सकता है। यह आर्टिकल 333 के तहत कहा गया है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित की योग्यता रखता है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आर्टिकल 52, आर्टिकल 55 और आर्टिकल 54, आर्टिकल 57। तो इसमें आर्टिकल 57 सही हो जाएगा, यह इम्पोर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं डिटेल में। इसमें कहा गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता निर्धारित करता है। इस निर्वाचन के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या चुना है, इस संविधान के अन्य भाषाओं के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनः निर्वाचन का पात्र। तो यह इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 57 से रिलेटेड है राष्ट्रपति के पद पुनः निर्वाचन के लिए। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न।
इस प्रकार अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। अब किसको सौंपा जा सकता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पीसीएस में पूछा जा चुका है, 3 बार पीसीएस में पूछे हैं और उसके बाद में छत्तीसगढ़ पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। तो देख लेते हैं, भारत के महाधिवक्ता को, और ऑप्शन बी है सांसद को, ऑप्शन डी है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। संसद को नहीं सौंपा जा सकता है। ऑप्शन सी है इसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। तो चलिए देख लेते हैं, डिटेल से इसको जानते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में अगर जो कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद को आर्टिकल 71 यानी 71 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया जो फैसला होगा वह अंतिम निर्णय होगा। यह सबको मानना होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है? तो इसमें ऑप्शन ए है 14 दिन, ऑप्शन बी है 7 दिन, ऑप्शन सी है 21 दिन, ऑप्शन डी है 30 दिन। तो इसमें 14 दिन पहले जो सूचना दिया जाता है राष्ट्रपति को महाभियोग चलाने के लिए। संविधान के ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्टिकल 61 के तहत, आर्टिकल 61 के तहत ये महाभियोग की प्रक्रिया, जो राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया है, तो ये आर्टिकल 61 के तहत दी गई है। ये आप जानते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग संविधान के द्वारा चलाया जा सकता है वो संविधान के अतिक्रमण यानी उसके दुरुपयोग के आधार पर ही चला जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 61(2) के तहत यह चलाया जाएगा जिसमें महाभियोग की प्रक्रिया होती है। और इसमें सदन के कुल सदस्य संख्या का कम से कम 1/4 सदस्य हस्ताक्षर होना बहुत जरूरी है। और यह 14 दिन पहले आखिरी सूचना राष्ट्रपति को दे दिया जाएगा कि आपके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया लाने वाले हैं सब लोग, और 14 दिन पहले सूचना दिया जाएगा। यह इंपॉर्टेंट है, आप जानते रहिए। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन बी है लोकसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी है अप्रत्यक्ष मतदान से, और ऑप्शन डी है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। तो इसमें राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली इसमें अपनाई गई है भारत के संविधान में। ऑप्शन सी इज राइट नाम हो जाएगा। चलिए डिटेल से देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। ये आप जानते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुप्त मतदान होता है। क्योंकि 54 में, आर्टिकल 54 में के अनुसार निर्वाचक गणों में सांसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अर्थात जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती है। इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है आर्टिकल 54 के तहत। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो इसमें चलिए देख लेते हैं उद्देश्य। इसमें ऑप्शन ए है राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, ऑप्शन बी है सामाजिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, ऑप्शन सी है गांधीवादी प्रजातंत्र की स्थापना करना, और ऑप्शन डी है सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। तो इसमें हमारा डी हो जाएगा, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं डिटेल। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य यही है कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में सहायक है, जिसका संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते थे। इतना चीज यह मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है। 10 प्रश्नों की श्रृंखला हमने लेके आए थे आपके लिए, यह सीरीज पूरी हुई। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर तो यूपीपीएससी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद दोस्तों।